हाँ हाँ, हम इस पहाड़ी को पार करके रेड सिटी पहुंचेंगे। रेड सिटी पहुंचने के बाद हम मिस्टी रेन टॉवर के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। कोई भी हमें परेशान करने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह एक शानदार मिशन है। मैंने लगभग कुछ भी नहीं करके 20 नश्वर पुनर्स्थापना गोलियां अर्जित की। दीपक और बाकी सभी सैनिक खुश और निश्चिंत थे। जब वे रेड सिटी पहुंचेंगे तो उनका यह मिशन पूरा हो जाएगा। कुछ भाड़े के सैनिकों के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। वे कल्पना कर रहे थे कि जल्द ही उनके हाथों में नश्वर पुनर्स्थापन की गोलियां होंगी। उनमें से किसी ने भी दीनदयाल के चेहरे पर भाव नहीं देखा था। पार्थ की इंद्रियां बहुत तेज थीं और उसने अपनी दिव्य इंद्री विकसित कर ली थी, जिससे वह मन की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था। उसने पाया कि दीनदयाल लगातार तनावग्रस्त दिख रहा था। यान परिवार के अन्य 2 आदमी भी घबराए हुए थे। मुझे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। पार्थ चुपके से मुस्कुराया। दीनदयाल बेवकूफ नहीं था। अगर यह कोई खतरनाक मिशन नहीं होता तो उसने इतने सारे ऊर्जा सागर योद्धाओं को काम पर रखने में इतना पैसा खर्च नहीं किया होता। उसने तब तक यात्रा शुरू ही नहीं की जब तक उनके पास 8 से ज्यादा आदमी नहीं हो गए। इसके अलावा अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करने के बाद उसने पाया कि गाड़ी खाली थी। उसमें कुछ भी नहीं था। इसका इस्तेमाल भेस के रूप में किया जा रहा था। सभी लोग सावधान रहें, दीनदयाल ने सबको याद दिलाया। भाड़े के सैनिकों को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई दीपक, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? मिस्टी रेन टॉवर और वालिया परिवार के बीच कैसा रिश्ता है? पार्थ फुसफुसाया। इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ है। 2 बाघ एक ही पहाड़ पर नहीं रह सकते। हमारे 2 परिवार दुश्मन हैं। यह जिंदगी और मौत का सवाल है, दीपक ने कहा। क्या तुम्हें पता है कि उस गाड़ी में क्या खजाना है? पार्थ ने गाड़ी की ओर देखा और भी धीमी आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता। बूढ़ा आदमी हमें इसके बारे में बताना नहीं चाहता था और हम पूछ भी नहीं सकते। यह भाड़े के सैनिकों के नियमों में से एक है। अगर मुझे अनुमान लगाना होता तो मैं कहता कि इसका यान परिवार की युवती से कुछ लेना देना है, दीपक ने कहा। यान परिवार की युवा महिला? पार्थ आश्चर्यचकित था। भाई पार्थ, आप पहली बार रेड सिटी आए हैं, इसलिए शायद आपको यह नहीं पता होगा कि यान परिवार के मुखिया की सिर्फ एक बेटी है। वह सभी की नजरों में एक प्यारी सी लड़की है, लेकिन वह कमजोर शरीर के साथ पैदा हुई थी, इसलिए वह हमेशा बीमार रहती है। यान परिवार ने कई जाने माने चिकित्सकों और कई अल्केमिस्ट विशेषज्ञों को काम पर रखा है, लेकिन वे सभी बेखबर थे। वे सभी इस नतीजे पर पहुंचे थे कि यह युवती 15 साल से ज्यादा नहीं जी सकती। चूंकि वह अब 14 साल की हो गई है, इसलिए मेरा अंदाजा है कि गाड़ी में जरूर कोई खजाना होगा जिसका युवती की बीमारी से कुछ लेना देना हो। बेशक यह सब सिर्फ एक अंदाजा है, दीपक फुसफुसाया। यह तो अफसोस की बात है। क्या आप जानते हैं कि इस युवती को किस तरह की बीमारी है? पार्थ ने उत्सुकता से पूछा। मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन लोगों ने मुझे बताया है कि जब भी यह बीमारी उस युवती को होती है तो उसे इतनी भयंकर सर्दी लगती है कि वह लगभग मर जाती है। यह बहुत दुखद है। वह केवल 14 साल की है। दीपक ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। वह एक दयालु हृदय वाले व्यक्ति की तरह लग रहा था। चलो चले। दीनदयाल ने अपने सामने पूरी तरह अंधेरे में डूबी पर्वत श्रृंखला को देखा और सभी को आवाज लगाई। गाड़ी का पहिया घूमने लगा तो उसमें से चटचटाहट की आवाज आई। समूह अब फिर से आगे बढ़ रहा था। 7-8 मील चलने के बाद आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। पार्थ महसूस कर सकता था कि दीनदयाल और दूसरे 2 लोगों के चेहरे पर भाव पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे, यहां तक कि उनकी सांसें भी तेज हो गई थीं। उसी समय पार्थ ने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग किया और पाया कि उनके सामने दर्जनों लोग छिपे हुए थे और उनमें से सभी शक्तिशाली हत्या की मंशा से हमला कर रहे थे। पार्थ ने अंधेरे आसमान में चांद की ओर देखा। उसके मुंह पर एक वक्र दिखाई दे रहा था। एक अंधेरी हवादार रात खून खराबे के लिए नियत रात थी। हाँ दीनदयाल, मैं यहां बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। आगे से जोरदार ठहाके की आवाज आई। काले कपड़े पहने हुए कुछ लोग छिपकर बाहर निकले। वे सभी जान से मारने के इरादे से हमला कर रहे थे। उन्होंने दीनदयाल और बाकी लोगों का रास्ता पूरी तरह से रोक दिया।
पार्थ ने अपनी दिव्य इंद्रिय से उन्हें स्कैन किया और पाया कि उनके सामने 11 दुश्मन मौजूद हैं। उनमें से 2 ऊर्जा सागर क्षेत्र के अंतिम चरण में थे, 4 मध्य चरण में थे और बाकी सभी शुरुआती चरण में थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन की ताकत कितनी है या संख्या कितनी है, वे संख्या में पूरी तरह से उनसे कम थे। दीनदयाल के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने मन ही मन सोचा था कि पहाड़ी पार करने के बाद वे सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन खतरा अभी भी उनके लिए आ चुका था। फिरोज, तुम्हारे वालिया परिवार ने ऐसा करने के लिए बहुत प्रयास किया है, दीनदयाल ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। दीपक और बाकी सभी लोग अपनी शांत मन स्थिति खो चुके थे। अपने सामने की स्थिति को देखते हुए वे मन ही मन कोसने लगे। उन्हें लगा कि यह मिशन आसानी से खत्म हो जाएगा, लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। उनके सामने जो लोग हैं वे निश्चित रूप से रेड सिटी से आए वालिया परिवार के लोग होंगे। दीनदयाल, शुद्ध यांग फल सौंप दो, फिरोज ने आक्रामक स्वर में कहा। बहुत कम संभावना है। शुद्ध यांग फल हमारी युवा महिला की जान बचाने के लिए है। मैं इसे तुम्हें सौंपने के बजाय मौत से लड़ना पसंद करूंगा, दीनदयाल ने कहा। अब पार्थ को समझ में आ गया कि मिशन शुद्ध यांग फल को सुरक्षित तरीके से पहुंचाना था। यह फल एक दुर्लभ वस्तु थी और ऐसा कुछ था जो कई सालों से उगाया जाता था। यह शुद्ध यांग फल कुछ ऐसा था जो स्वर्गीय कोर योद्धा के लिए भी जबरदस्त लाभ प्रदान करेगा। अगर ऐसा है तो तुम मर जाओगे, उन सबको मार डालो, फिरोज ने लोगों को क्रूर तरीके से आदेश दिया। पार्थ कोई बेवकूफ नहीं था। उसने तुरंत इन कार्यों का असली उद्देश्य खोज लिया। वालिया परिवार ने शुद्ध यांग फल क्यों चाहा? इसका कारण उसका मूल्य नहीं था, बल्कि इसलिए कि वे चाहते थे कि यान परिवार की युवती ठीक न हो। यान परिवार में हर कोई इस युवती को रत्न की तरह मानता था और अगर वह मर जाती तो यान परिवार शोक मनाता। एक कहावत थी कि अगर आप अपने दुश्मन को दर्द महसूस करा सकते हैं तो आप रोमांचित महसूस करेंगे। यान परिवार के शोक मनाने पर वालिया परिवार को फायदा होगा। इसके अलावा मिस्टी रेन टॉवर से किसी शक्तिशाली व्यक्ति को मारने और अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने का मौका वालिया परिवार किसी भी हालत में लपक लेगा। झनकार, वालिया परिवार के लोगों ने अपने हथियार निकाले और कारवां को घेर लिया। देखने से साफ पता चल रहा था कि वे आज किसी को भी अपनी जान बचाकर जाने नहीं देंगे। अरे, मेरे लिए इसमें शामिल होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। दीपक पागलों की तरह गालियां बक रहा था और अपनी चमकीली तलवार निकाल रहा था। बाकी लोग भी घबराए हुए लग रहे थे। वे भाड़े के सैनिक थे और उन्हें साफ पता था कि उनका कर्तव्य क्या है। उन्हें यह भी पता था कि उनका दुश्मन ऐसी स्थिति में किसी को भी बचकर नहीं जाने देगा। अगर उन्हें जीना है तो उन्हें इसके लिए लड़ना होगा। भाई पार्थ, जब मौका मिले भाग जाओ। तुम अभी भी जवान हो और यह पहली बार है जब तुम अनुभव के लिए बाहर आए हो। यहां अपनी जान देना, दीपक ने पार्थ से कहा। पार्थ के मुंह पर एक वक्रता उभरी। दीपक एक अच्छा आदमी था। वह इस महत्वपूर्ण समय में भी पार्थ के लिए चिंता दिखा रहा था। केवल इसी कारण से पार्थ को यह सुनिश्चित करना होगा कि दीपक आज जीवित रहने में सक्षम हो। इसके अलावा उसके विरोधी वालिया परिवार के लोग थे जो उसके दुश्मन थे। मारा डालो, फिरोज चिल्लाया। वह और एक अन्य अंतिम चरण के ऊर्जा सागर योद्धा कारवां के दोनों ओर से दीनदयाल की ओर बढ़ने लगे। वे दीनदयाल को भागने का मौका नहीं देना चाहते थे। इसी समय काले कपड़े पहने बाकी लोगों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया और भाड़े के सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। टकराना, भीषण लड़ाई शुरू हो चुका था। करीब 20 ऊर्जा सागर योद्धा एक दूसरे से लड़ रहे थे। उनके हमले इतने जोरदार थे कि सड़क के किनारे की चट्टानें भी टुकड़े टुकड़े हो गईं। यह लड़ाई की शुरुआत थी और भाड़े के सैनिकों में से एक व्यक्ति पहले ही घायल हो चुका था। उसके हाथ पर एक लंबा घाव था। दीनदयाल 2 अंतिम चरण के ऊर्जा सागर योद्धाओं से लड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। वह बिना हमला किए केवल अपना बचाव कर सकता था। एक युवा लड़का जो अभी भी अनुभवहीन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाड़े के सैनिकों में शामिल होने की? मर जाओ। काले कपड़े में एक आदमी ने अपनी तलवार पकड़ी और उसे पार्थ की ओर घुमाया।
तलवार पर प्रतिबिंब चमक रहा था। वह पार्थ को 2 टुकड़ों में काटने की कोशिश कर रहा था। पार्थ ने स्थिर खड़े होकर अपना सिर हिलाया। जब तलवार उसके सिर को छूने वाली थी तो उसने अपनी उंगली बाहर की ओर उठाई, जिससे एक चमकदार किरण निकली। एक कटने की आवाज सुनाई दी और उस आदमी की दोनों हथेलियां उसकी बाहों से कट गईं। खून पानी के फव्वारे की तरह बह निकला। पार्थ ने आकाश से गिरती तलवार के हैंडल को पकड़ लिया और उसे उस आदमी की ओर घुमाया, जिससे सीधे उस आदमी का सिर कट गया। पूरी प्रक्रिया इतनी सहज और तीव्र थी कि काले कपड़े वाले व्यक्ति को चीखने का भी मौका नहीं मिला और वह तुरंत मर गया। वहां उपस्थित सभी लोग अपनी अपनी लड़ाइयों में व्यस्त थे, इसलिए किसी को भी यह पता नहीं चल पाया कि अभी क्या हुआ था। स्वैश। दीपक पर 2 आदमी हमला कर रहे थे। उसकी छाती पर चोट लगी थी और घाव से खून बह रहा था। साले, मैं तुम सबको मार डालूंगा। एक गर्म स्वभाव वाले व्यक्ति का स्वभाव स्वाभाविक रूप से खराब होता है। किसी भी भाड़े के सैनिक के लिए घायल होना सामान्य बात थी और हर कोई जानता था कि वे असली मांस वाले इंसान ही हैं। जब वे भाड़े के सैनिक बने तो उन्होंने अपना जीवन इसमें लगा दिया था। वे जानते थे कि ऐसा दिन आखिरकार आएगा। दीपक की आंखें लाल हो गई थीं। ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ जोखिम में डालकर पूरी ताकत झोंकने वाला था। झनकार। दीपक का ब्लेड 2 आदमियों में से एक ने रोक लिया था और दूसरे आदमी का हमला उसके करीब आ रहा था। उस पर 2 आदमी हमला कर रहे थे और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह दूसरे आदमी के हमले से खुद को बचा नहीं सका। वह मरने वाला था। उसके मन में निराशा की भावना उभर रही थी। स्वैश। एक लंबी तलवार हमलावर आदमी के शरीर में घुस गई, जिसकी नोक आदमी की पीठ से घुस गई। आदमी की हरकतें पूरी तरह से बंद हो गई थीं और वह फिर कभी हिल नहीं पाएगा। ठंडी और सख्त तलवार को पीछे से बाहर निकाला गया। दीपक उस आदमी के पीछे पार्थ को देख सकता था। भाई पार्थ! दीपक हैरान रह गया। उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। काले कपड़े में एक और आदमी ने अपने साथी को पीछे से मारा हुआ देखा। उसने तुरंत दीपक को छोड़ दिया और पार्थ पर हमला करना शुरू कर दिया। स्वैश। पार्थ ने अपनी तलवार इतनी तेजी से घुमाई जैसे बिजली गिरी हो। उस आदमी का सिर आसमान में उड़ गया। उसके सिर से खून की बारिश हो रही थी और उसका चेहरा डर से जम गया था। दीपक चौंक गया। यह बहुत तेज था। यह इतनी तेज थी कि वह भी जो पार्थ के करीब खड़ा था वह नहीं देख सका कि पार्थ ने उस आदमी को कैसे मारा। पार्थ तलवार का इस्तेमाल इस तरह करता था। इसमें कोई खास तकनीक नहीं थी, बस गति थी, बिजली से भी तेज गति। इस तरह की तलवार एक जानलेवा तलवार थी। स्वर्ग। दीपक ने अपना सिर जोर से हिलाया। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो सिर्फ अनुभवहीन होने का दिखावा कर रहा था। पार्थ ने दीपक को मुस्कुराते हुए देखा और अपनी तलवार से मारना जारी रखा। स्वैश स्वैश। इसके बाद जो हुआ उससे दीपक और बाकी सभी लोग दंग रह गए। उन सभी के मुंह खुले रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी किसी पागल सपने में हों। वे जो देख सकते थे वह यह था कि पार्थ काले कपड़े पहने लोगों के बीच जंगली बाघ की तरह घूम रहा था। उसके हाथों में तलवार लगातार ठंडी बिजली के झटकों में बदल रही थी। जब भी वह अपनी तलवार से वार करता, एक आदमी मारा जाता। हर कोई एक ही वार से मारा जाता था और वह कभी भी एक ही आदमी पर 2 बार वार नहीं करता था। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि जिन लोगों को उसने मारा था उन्हें चीखने का भी मौका नहीं मिला था। पार्थ की तलवार ने उनसे चीखने का अधिकार भी छीन लिया था। 1 मिनट से भी कम समय में वालिया परिवार के सभी लोग खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। उनके घायल शरीर अभी भी हिल रहे थे। यह दृश्य कुछ ऐसा था जिसे आप केवल नरक में ही देख सकते थे। सब लोग सफेद वस्त्र पहने उस युवक को घूर रहे थे। इतने लोगों की हत्या करने के बाद भी उसके शरीर पर खून का एक भी दाग नहीं था। खूनी दृश्य के विपरीत वे उसके चेहरे पर केवल एक शांत भाव देख सकते थे। मौन, एकदम मौन। यह गहन दृश्य अचानक शांत हो गया। यहां तक कि 3 अंतिम चरण के ऊर्जा सागर योद्धाओं ने भी अपने हमले रोक दिए। हर कोई सफेद कपड़े वाले युवक को देख रहे थे। हवा खून की बदबू से भरी हुई थी। हर जगह लाशें और सिर पड़े थे। यह भयानक था। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट में उस युवक ने अपनी तलवार 9 बार घुमाई और 9 लोगों को मार डाला। एक ही वार में सभी मारे गए और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा।
उस युवक ने यह कैसे किया? हैरान भाड़े का सैनिक खुद से बुदबुदाया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति एक ऊर्जा सागर योद्धा था। उनके सामने खड़ा युवक ऊर्जा सागर क्षेत्र के शुरुआती चरण में ही था, लेकिन उसके पास अविश्वसनीय कौशल था। उसने अन्य ऊर्जा सागर योद्धाओं को कुत्तों को मारने की तरह आसानी से मार डाला। यहां तक कि एक उच्च स्तर ऊर्जा सागर योद्धा भी 1 मिनट में 9 लोगों को नहीं मार सकता था। एक क्रूर आदमी जिसके पास एक क्रूर तलवार है। इस मासूम नौजवान के बारे में सभी की अच्छी धारणाएं बदल गई थीं। वास्तव में यात्रा के दौरान किसी ने भी पार्थ को गंभीरता से नहीं लिया था। उनके दिमाग में वह बस किसी अमीर परिवार का एक नौजवान था जो बस जीवन का अनुभव करना चाहता था। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने अज्ञानी थे। तुम कौन हो? फिरोज का चेहरा बदल गया था। उसने पार्थ की तरफ देखा और कांपती आवाज में पूछा। एक भाड़े का सैनिक, पार्थ ने उदासीनता से कहा। दीनदयाल इस तरह उत्साहित दिख रहा था मानो उसने पहली बार रोशनी देखी हो। उसे लगा कि वह भाग्यशाली है कि उसने पार्थ को काम पर रखा था। यह वालिया परिवार और मिस्टी रेन टॉवर के बीच का मामला है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसमें शामिल नहीं होगे। अगर तुम अभी चले गए तो मैं तुम्हें हमारे इतने सारे लोगों को मारने के लिए माफ कर दूंगा, फिरोज ने कहा। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन इस युवक ने उसे खतरनाक एहसास कराया। भाई पार्थ, अगर आप इस बार हमारी मदद कर सकते हैं तो मैं आपको 100 नश्वर पुनर्स्थापना गोलियां दूंगा और मिस्टी रेन टॉवर आपका एहसानमंद रहेगा, दीनदयाल ने तुरंत कहा। यहां तक कि एक मूर्ख भी पार्थ की क्षमता को देख सकता था। हालांकि वह युवा दिखता था, वह क्रूर और अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। वह यहां मुख्य उपस्थिति बन गया था। अगर पार्थ पीछे मुड़कर चला जाता तो मिस्टी रेन टॉवर को शेष 2 दुश्मनों से निपटने में मुश्किल होती। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे 2 लोग पीक ऊर्जा सागर क्षेत्र में थे। ठीक है, तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा, पार्थ ने अपना सिर हिलाया। यह सुनकर कि पार्थ ने उनकी मदद करने का वादा किया है, दीनदयाल और अन्य लोग तुरंत रोमांचित हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, मिस्टी रेन टॉवर के बिना भी अगर पार्थ वालिया परिवार के किसी भी व्यक्ति से मिलता है तो वह उन्हें आसानी से भागने नहीं देगा। उसे मार डालो। फिरोज जब दूसरे अंतिम चरण के ऊर्जा सागर योद्धा से बात कर रहे थे तो वह बहुत क्रूर लग रहे थे। ठीक है, मुझे देखने दो कि यह युवक क्या करने में सक्षम है। बूढ़े आदमी ने अपनी शक्ति जारी की। उसके हाथ में ब्लेड ने हवा के बीच में एक उज्ज्वल वक्र बनाया जो कि अपरिहार्य तरीके से पार्थ के पास आ गया। सावधान रहो भाई पार्थ, दीनदयाल जो फिरोज के साथ किनारे पर खड़ा था ने पार्थ को याद दिलाया। ब्रर, बूढ़े आदमी के ब्लेड से बहुत तेज आवाज निकली। यह एक बहुत शक्तिशाली ब्लेड तकनीक था। उसने जरा भी पीछे नहीं हटा था और एक बार जब उसने इस तकनीक का इस्तेमाल किया तो सिर्फ ताकत ही दुश्मन को डरा देगी। ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़े आदमी ने इस हमले में अपनी सारी ताकत लगा दी थी। यह देखकर पार्थ बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। हालांकि यह बूढ़ा आदमी पीक ऊर्जा सागर योद्धा था, फिर भी वह चंद्रवीर की तुलना में कमजोर था। पार्थ पहले से ही चंद्रवीर से बहुत अधिक शक्तिशाली था, इसलिए यह बूढ़ा आदमी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी उसे चिंता करनी थी। पार्थ की आत्मा घायल हो गई थी, लेकिन उसका युद्ध कौशल अभी भी अपनी सर्वोत्तम स्थिति में था। झपट्टा, पार्थ ने अपनी उंगली बिजली की तरह तेजी से बाहर निकाली। उसने अपनी उंगलियों से एक चमकदार किरण निकाली जो अंधेरी रात को रोशन कर सकती थी और वह बूढ़े आदमी के ब्लेड से टकराई। स्वैश, दरार, सिंगल सोलर फिंगर ब्लेड से टकराई जिससे कुछ कुचलने जैसी आवाज आई। ब्लेड तुरंत टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। इतनी तीव्र चोट के कारण बूढ़ा व्यक्ति कुछ कदम पीछे हट गया और उसे खून की उल्टी हो गई। बूढ़े आदमी को जवाब देने का कोई मौका दिए बिना पार्थ फिर से आगे बढ़ा। वह बाघ की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसके हाथ में तलवार सीटी बजाती हुई निकली और बस एक पल में वह बूढ़े आदमी के पास पहुंचने में कामयाब हो गया। बूढ़ा आदमी सांस लेने के लिए हांफने लगा। पार्थ की तलवार उसके गले से बस 1 इंच दूर थी। उसकी त्वचा के सारे बाल खड़े हो गए और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कयामत की यह भावना उसे घेर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक जवान आदमी इतना भयानक हो सकता है। नहीं,
कृपया मुझे मत मारो। बूढ़ा आदमी भयभीत हो गया, उसकी आवाज कांपने लगी। झपट्टा। दुर्भाग्य से उसकी भीख मांगने पर उसे वह जवाब नहीं मिला जो वह चाहता था। पार्थ की तलवार उसके गले में घुस गई और उसकी जान चली गई। हे भगवान, यह राक्षस कहां से आया? दीपक इतना हैरान हुआ कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बहुत क्रूर आदमी, इंसानों को ऐसे मारता है जैसे मुर्गियों को मारना। एक भाड़े के सैनिक के रूप में मैंने कई लोगों को मरते देखा है और मैं अनगिनत जीवन और मृत्यु की स्थितियों से गुजरा हूं, लेकिन फिर भी मैं उसकी तुलना नहीं कर सकता। जब हम मर्केनरी चौक पर थे तो मैंने उसे चिढ़ाया था, मैं कितना मूर्ख हूं। सभी लोग चौंक गए और तेजी से सांस ले रहे थे। पार्थ की हरकतों का उन पर बहुत बड़ा असर हुआ, यहां तक कि एक पीक ऊर्जा सागर योद्धा को भी उसने आसानी से मार डाला। बात यह थी कि उसने हत्या करते समय अपनी आंखें भी नहीं झपकाईं। हाँ फिरोज, तुम योजना बनाने में अच्छे हो, लेकिन मुझे यकीन है तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे पास इतना मजबूत सहायक होगा। दीनदयाल ने जोर से हंसते हुए कहा। फिरोज का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। वह कई दिनों से योजना बना रहा था, बस आज के लिए। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो दीनदयाल अब तक मर चुका होगा और उसके पास शुद्ध यांग फल होगा। इस तरह यान परिवार की युवती मर जाएगी, जिससे यान परिवार अराजकता और अवसाद में आ जाएगा। जब ऐसा हुआ तो वालिया परिवार को आखिरकार एक फायदा होगा और वे आसानी से उन्हें हरा पाएंगे। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई कहीं से भी आ जाएगा और इतनी आसानी से यह सब बदल देगा। युवक, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अब तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा क्योंकि तुमने वालिया परिवार को नाराज कर दिया है, फिरोज ने उग्र स्वर में कहा और पीछे मुड़कर भागने के लिए तैयार हो गया। फिरोज, आज तुम भाग नहीं सकते, दीनदयाल जोर से चिल्लाया। जैसे ही वह पीछा करने के लिए तैयार हुआ, एक सफेद आकृति पहले ही उसके पास से गुजर चुकी थी। सूश! वह सफेद आकृति पार्थ था। उसकी गति इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही उसने फिरोज का रास्ता रोक दिया था। अभी भी जाने के बारे में सोच रहे हो? पार्थ ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा। युवक, हमारे परिवारों के बीच के मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, फिर तुम हमारा दुश्मन क्यों बनना चाहते हो? फिरोज ने ऊंची आवाज में पूछा। क्योंकि तुम वालिया परिवार से हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा, पार्थ ने सहजता से कहा। यह कहने के तुरंत बाद उसने अपनी उंगली बाहर की ओर उठाई। शक्तिशाली सिंगल सोलर फिंगर ने फिरोज को जकड़ लिया और उस पर हिंसक रूप से प्रहार किया। इस हमले में जबरदस्त बल का इस्तेमाल किया गया था। टकराना। फिरोज सिंगल सोलर फिंगर से खुद का बचाव नहीं कर सका। हालांकि उसने बहुत कोशिश की, फिर भी वह हमले के प्रभाव से उड़ गया। उसने अपनी पीठ एक बड़ी चट्टान से टकराई, जिससे वह नष्ट हो गई। जब उसका शरीर आखिरकार उड़ना बंद हो गया तो वह जमीन पर गिर गया और खून की खांसी करने लगा। यह बहुत डरावना है। हर कोई भयभीत था और वे पार्थ को भयभीत निगाहों से देख रहे थे। पार्थ ने एक नश्वर पुनर्स्थापना की गोली निकाला और उसे निगल लिया। सिंगल सोलर फिंगर के 2 वार जारी करने के बाद वह पहले ही अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर चुका था। उसके बाद सबके देखते देखते पार्थ ने अपनी तलवार हवा में उछाली और अपने पैर से उसे लात मारी। उसने तलवार के हैंडल पर लात मारी थी, जिससे वह तुरंत फिरोज की ओर चली गई। तलवार फिरोज की खोपड़ी में घुस गई, जिससे सिर्फ हैंडल ही दिखाई दे रहा था। इससे पता चलता है कि तलवार पर कितना बल लगाया गया था। दीनदयाल ने गहरी सांस ली। फिरोज की हत्या को देखकर उसे लगा कि पार्थ को वालिया परिवार से गहरी दुश्मनी है। एक बार हमला करने के बाद वह कोई दया नहीं दिखाएगा। यह युवक साहसी और निर्दयी है। वह शांत था और उसने ऐसे मारा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उसके बारे में गलत था। दीनदयाल ने चुपचाप आह भरी। उसे याद आया कि उसने कहा था कि पार्थ एक ग्रीन रूम में उगता हुआ फूल था, जिसने कभी वास्तविक दुनिया का अनुभव नहीं किया था। उसे अब उन शब्दों पर पछतावा हो रहा था। दीनदयाल भाई, पार्थ की असली क्षमताओं को देखने में विफल रहा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि भाई पार्थ उन्हें इतनी गहराई से छिपाएंगे। आपकी मदद के बिना आज हम सभी यहां मर गए होते। दीनदयाल ने गंभीरता से कहा। इसका जिक्र मत करो अंकल दीनदयाल। मुझे समस्याओं को हल करने के लिए पैसे दिए गए थे। मुझे वो 100 नश्वर पुनर्स्थापना गोलियां देना मत भूलना, पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा।
उसने एक मुड़ा हुआ पंखा निकाला और फिर से अमीर परिवार के युवक में बदल गया, जो 1 मिनट पहले जब वह एक राक्षस किंग की तरह हत्या कर रहा था उससे बिल्कुल अलग दिख रहा था। भाई पार्थ ने आज हम सबको बचाया है, हम उनकी इस बड़ी दयालुता का ऋण नहीं चुका सकते। दीपक और बाकी लोग आगे आए और मुट्ठियां पकड़कर सम्मानपूर्वक बोलने लगे। हर कोई आभारी था कि उसने उन्हें निश्चित मृत्यु से बचाया। पार्थ के प्रति उनकी कृतज्ञता उनके दिल की गहराई से निकली थी। पार्थ के बिना वे सभी अब तक मर चुके होते। भाई पार्थ, जब हम रेड सिटी पहुंचेंगे तो मैं आपको मिस्टी रेन टॉवर देखने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं मुखिया को आज जो कुछ हुआ उसके बारे में बताऊंगा और मुझे यकीन है कि मुखिया भी बहुत आभारी होंगे। दीनदयाल ने विनम्र स्वर में कहा। आपने ऐसा कहा, यह बहुत अच्छा है, पार्थ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मिस्टी रेन टॉवर उसका लक्ष्य था और यह संभव था कि उसे जिन चीजों की जरूरत थी वे वहां उपलब्ध थीं। चलो सब लोग चलें। जब हम मिस्टी रेन टॉवर पर पहुंचेंगे तो मैं आप सभी को दावत दूंगा, दीनदयाल ने सभी भाड़े के सैनिकों को बताया। अब जब खतरे दूर हो गए हैं तो उसे पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। सभी लोग आराम से रेड सिटी की ओर अपनी यात्रा जारी रख रहे थे। अंकल दीनदयाल, मैंने सुना है कि यान परिवार की युवती बीमार है, क्या मैं जान सकता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है? रास्ते में पार्थ ने पूछा। भाई, पार्थ को इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमारी युवा महिला बचपन से ही एक प्रतिभाशाली बच्ची थी। वह प्रतिभाशाली थी और जब वह सिर्फ 6 साल की थी तब वह 9वें ऊर्जा आधार क्षेत्र तक पहुंच गई थी। वह प्रतिभाओं में एक प्रतिभाशाली थी। यह बहुत भयानक है। यान परिवार की युवती का जिक्र करते हुए दीनदयाल ने दया व्यक्त की। कृपया मुझे बताएं कि उसके लक्षण क्या हैं। शायद मैं उसे ठीक करने का कोई तरीका ढूंढ सकूं, पार्थ ने कहा। आपके पास कोई रास्ता है? दीनदयाल की आंखें तुरंत चमक उठीं, लेकिन कुछ ही देर बाद वे काली पड़ गईं। असंभव, उसका इलाज करने का कोई तरीका नहीं है। युवती की बीमारी ने ऐसा कर दिया है कि वह 15 साल से ज्यादा नहीं जी सकती। शुद्ध यांग फल भी उसे नहीं बचा पाएगा। बीमारी उसे हर साल एक बार घेरती है और ऐसा तब से होता आ रहा है जब वह 7 साल की थी। जब बीमारी उसे घेरती है तो उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है और वह ठंड उसकी हड्डियों में समा जाती है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि युवती को कितना दर्द हो रहा होगा। हर बार जब बीमारी उसे घेरती है तो यह जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है। अब युवती 14 साल की हो गई है। बीमारी उसे पहले ही 8 बार घेर चुकी है और हर बार इसकी गंभीरता बढ़ती जा रही है। हमारे यान परिवार ने रेड सिटी के सभी प्रसिद्ध चिकित्सकों और अल्केमिस्टों को काम पर रखा है और उन सभी ने निष्कर्ष निकाला है कि युवती 15 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। बर्फीली ठंड जो उसकी हड्डियों में समा जाती है, हर साल एक बार आती है। पार्थ की आंखें हल्की सी बंद थीं, जैसे उसने कुछ सोचा हो। मैं आपकी युवती की बीमारी ठीक कर सकता हूं, पार्थ ने कहा। क्या भाई पार्थ, क्या आप मजाक कर रहे हैं? दीनदयाल ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा। लेकिन मुझे आपकी युवती की व्यक्तिगत रूप से जांच करनी होगी और वास्तविक स्थिति को देखने के बाद निर्णय लेना होगा, पार्थ ने कहा। पार्थ की बात सुनकर दीनदयाल की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने अपने सामने खड़े युवक को देखा जिसके चेहरे पर उत्साह भरा भाव था। इस युवक के चेहरे पर आत्मविश्वास देख रहा था। पार्थ इससे पहले कितना मजबूत था, यह सोचकर वह स्पष्ट रूप से कोई ऐसा व्यक्ति था जो साधारण नहीं था। इसके अलावा वह वास्तव में झूठ बोलने वाले व्यक्ति की तरह नहीं दिखता था। शायद वह वास्तव में जानता था कि उसे कैसे ठीक करना है। अंकल दीनदयाल, भाई पार्थ एक अद्भुत व्यक्ति हैं। हम सामान्य ज्ञान का उपयोग करके उनकी क्षमताओं का अनुमान नहीं लगा सकते। वे तथाकथित ग्रैंड मास्टर मदद नहीं कर सकते, लेकिन मुझे यकीन है कि भाई पार्थ मदद कर सकते हैं, दीपक ने कहा। हाल ही में हुई जीवन मृत्यु की लड़ाई के बाद दीनदयाल ने यहां सभी को अपने जैसा ही मानना शुरू कर दिया था। इसके अलावा चूंकि शुद्ध यांग फल उजागर हो चुका था, इसलिए अब इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा युवती की बीमारी कोई रहस्य नहीं थी। शानदार, ये शानदार है। अगर भाई पार्थ वास्तव में मेरी युवा लेडी की जान बचा सकते हैं तो यान परिवार कभी नहीं भूलेगा कि आपने हमारे लिए क्या किया है।
मुखिया भाई पार्थ को शानदार इनाम देंगे। मानो उसे थोड़ी सी उम्मीद दिखी हो। यान परिवार युवती की हालत के बारे में अच्छी तरह जानता था। शुद्ध यांग फल केवल युवती के शरीर में ठंड को दबाने में सक्षम था, लेकिन यह बीमारी की जड़ को ठीक करने में सक्षम नहीं था। अधिक से अधिक यह युवती के जीवन को लंबा कर सकता था। युवती को एक दुर्लभ बीमारी थी और रेड सिटी के किसी भी ग्रैंड मास्टर को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने यह कहने की हिम्मत की हो कि वे युवती को ठीक कर सकते हैं। इसलिए दीनदयाल को पार्थ की बात पर संदेह था। युवती की बीमारी से निपटने की इन सभी वर्षों की कोशिशों ने उन सभी को एक सबक सिखाया था। आप किसी चीज के लिए जितनी अधिक उम्मीद करते हैं, आपकी निराशा उतनी ही अधिक होती है। हालांकि जब तक उम्मीद है तब तक इसे आजमाना बेहतर होगा, बजाय मौत के आने का इंतजार करने के। इसके अलावा उस युवक ने वाकई उन्हें दिखा दिया था कि वह कितना अविश्वसनीय था। शायद उसके पास वाकई कुछ खास हुनर थे। इसका जिक्र मत करो। पार्थ ने अपने हाथों में मुड़ा हुआ पंखा लहराया और सहजता से बोला, यान परिवार से वादा किया गया इनाम कुछ ऐसा था जिसे वह स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं करेगा। बेशक दीनदयाल और शुद्ध यांग फल को बचाने से उसे बहुत बड़ा इनाम मांगने की अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वह युवती को ठीक कर सकता है तो न केवल वह एक अच्छा काम करेगा, बल्कि वह मिस्टी रेन टॉवर के साथ एक अच्छा रिश्ता भी स्थापित करेगा। और जब ऐसा हुआ तो मिस्टी रेन टॉवर वह सब कुछ खोजने की पूरी कोशिश करेगा जो वह खोज रहा था। मिस्टी रेन टॉवर रेड सिटी में सबसे बड़ी व्यापारिक शक्ति थी। वे कई तरह के व्यापारिक व्यवसाय चलाते थे, जिसमें एक गोली की दुकान भी शामिल थी। गोली की दुकान यान परिवार की एकमात्र संपत्ति थी, इसलिए जब भी मिस्टी रेन टॉवर का उल्लेख किया जाता था तो यह यान परिवार का उल्लेख करने के समान होता था। मिस्टी रेन टॉवर यान परिवार का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व था। रेड सिटी बहुत बड़ी थी और इसकी तुलना स्काई सिटी या क्राउडेड स्काई सिटी से नहीं की जा सकती। अगर कोई कुछ मील दूर पहाड़ पर खड़ा होता तो उसे पता चलता कि रेड सिटी कुछ 100 वर्ग मील की जमीन पर फैली हुई थी, जिसमें खूबसूरत इमारतें बनी हुई थीं। पूरा शहर एक शानदार माहौल से भरा हुआ था और आधी रात होने पर भी शहर रोशनी से जगमगाता रहता था। शहर की आवाजें बाहर से भी सुनी जा सकती थीं। भाई पार्थ, क्या आपको शहर की सबसे ऊंची इमारत दिख रही है? वह मिस्टी रेन टॉवर है। दीनदयाल ने शहर में एक ऊंची इमारत की ओर इशारा किया। यह टावर 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा था। हर एक मंजिल से रोशनी दिखाई दे रही थी और छत पर एक बड़ा मंडप था। यह एक अविश्वसनीय रूप से स्टाइलिश इमारत थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रेड सिटी सभी 28 शहरों में सबसे मजबूत है। बस इसका वातावरण ही अन्य सभी से बेहतर है। पार्थ ने अपने दिल की बात कहते हुए स्वीकृति में सिर हिलाया। जहां तक रेड सिटी के आकार की बात है, उसने इसके बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचा। दिव्य महाद्वीप के उन विशाल शहरों की तुलना में, जो कम से कम कुछ हजार वर्ग मील में फैले हुए थे, रेड सिटी सिर्फ एक छोटा शहर था। दिव्य महाद्वीप के वे प्राचीन शहर महान योद्धाओं द्वारा बनाए गए विशेष अवरोधों से ढके हुए थे। वे आसपास से ऊर्जा इकट्ठा करते थे और किसी भी योद्धा के लिए साधना करने के लिए कीमती भूमि बनाते थे। रेड सिटी उनके स्तर के करीब भी नहीं था। हालांकि पार्थ को दिव्य महाद्वीप पर लौटने में बहुत समय लगेगा। अपने वर्तमान स्तर के साथ अगर वह दिव्य महाद्वीप पर जाना चाहता है तो उसे कुछ 100 साल से अधिक समय लगेगा। चलो शहर में प्रवेश करें। खतरनाक स्थिति से बचकर निकलने के बाद दीनदयाल काफी खुश लग रहे थे। उन्होंने गाड़ी को पीछे छोड़ दिया, अपनी गति बढ़ा दी और रेड सिटी में प्रवेश किया। मिस्टी रेन टावर। मिस्टी रेन टावर नजदीक से देखने पर अलग ही नजर आता था। सामने के प्रवेश द्वार के पास खड़े होकर सुनहरे प्रवेश द्वार को देखने पर धन और प्रसिद्धि का एहसास होता था। दीपक और बाकी लोग इधर उधर देख रहे थे। हालांकि वे यहाँ पहली बार नहीं आए थे, फिर भी वे मिस्टी रेन टावर की भव्यता से प्रभावित थे। वस्त्रराज, दीपक और बाकी लोगों को आसपास का माहौल दिखाओ। उनके साथ अच्छा व्यवहार करो और उनके साथ विनम्र रहो। दीनदयाल ने अपने पास खड़े एक बूढ़े व्यक्ति से कहा। चिंता मत करिए,
वस्त्रराज ने अपना सिर हिलाया। यान परिवार के सदस्यों में से एक होने के नाते वह दीपक और अन्य लोगों के बारे में बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। वे दोस्त बन गए थे जो एक साथ अच्छे बुरे समय में साथ रहे थे और जीवन मरण की स्थिति से गुजरे थे। वे एक साथ लड़े और लगभग एक साथ मर मारने के लिए तैयार थे। अब वह उनके साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करता था। दीनदयाल को उससे ऐसा करने के लिए कहने की भी जरूरत नहीं थी। भाई पार्थ, चलो यान परिवार के मुखिया से मिले। दीनदयाल ने पार्थ की ओर देखा। ठीक है, पार्थ ने अपना सिर हिलाया। यह निर्णय उसकी इच्छा के अनुरूप था, क्योंकि वह देरी नहीं करना चाहता था। चलो चले, यह कहते हुए दीनदयाल मिस्टी रेन टॉवर की ओर चलने लगा। पार्थ चौंका और पूछा, क्या हम सीधे यान परिवार के पास नहीं जा रहे हैं? आपको कुछ जानने की जरूरत है। मिस्टी रेन, टॉवर और यान परिवार एक दूसरे के ठीक बगल में हैं और टॉवर के पीछे यान परिवार का स्थान है। अनिवार्य रूप से मिस्टी रेन टॉवर यान परिवार के मुख्य प्रवेश द्वार का प्रवेश द्वार है, और केवल तभी जब कोई सम्मानित अतिथि यहां आता है तो उसे मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर ले जाया जाता है। सामान्य मेहमानों को पिछले दरवाजे से प्रवेश करना होता है। दीनदयाल ने मुस्कुराते हुए समझाया। अब मुझे समझ आया। पार्थ को एहसास हुआ कि वह यान परिवार का सम्मानित अतिथि था। वे चमकीली रोशनी वाले मिस्टी रेन टॉवर में दाखिल हुए। रात के समय भी मिस्टी रेन टॉवर को अपना कारोबार चलाना पड़ता था। पहली मंजिल पर एक व्यापारिक स्थान था, जिसके भीतर छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थीं। ये दुकानें यान परिवार द्वारा नहीं चलाई जाती थीं। ये दुकानें किराए पर दी गई थीं और यान परिवार उनसे केवल किराया ही वसूलता था। दीनदयाल ने पार्थ को मिस्टी रेन टॉवर की हर हरकत के बारे में बताया, लेकिन जब उसने पाया कि पार्थ ने थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद अपनी रुचि खो दी है, तो उसने समझाना बंद कर दिया। पार्थ के व्यवहार को देखते हुए दीनदयाल को लगा कि उसके सामने खड़ा यह युवक वास्तव में मिस्टी रेन टॉवर की सराहना नहीं करता है। यह प्रशंसा दिल से नहीं आई थी, लेकिन यह नकली भी नहीं थी। यह एक ऐसा नजारा था जो उसने कई बार देखा था, और वह समझ नहीं पा रहा था कि पार्थ ऐसा क्यों था जिससे दीनदयाल को अजीब लग रहा था। स्काई सिटी का एक युवक पहले ऐसा भव्य व्यक्ति कैसे देख सकता था? पिछले दरवाजे तक पहुंचने के लिए 1 मील लंबा गलियारा था। दीनदयाल ने पार्थ को गलियारे के पार पहुंचाया और यान परिवार के मुख्य स्थान पर पहुंचा। यान परिवार के मुख्य स्थान की शैली बिल्कुल अलग थी। क्लासिक और आकर्षक पानी के फव्वारे और तालाब प्रचुर मात्रा में थे। हवा में पक्षी गा रहे थे और फूलों से मीठी खुशबू आ रही थी। जिस व्यक्ति ने इस जगह को डिजाइन किया है, उसे वाकई जीवन का आनंद लेना आता होगा। अंकल दीन, आप वापस आ गए? सामने के दरवाजे पर 2 गार्ड दीनदयाल की ओर विनम्रता से मुस्कुराए। यह स्पष्ट था कि दीनदयाल यान परिवार में एक विशेष स्थिति वाला व्यक्ति था। वह पहले से ही एक अंतिम चरण का ऊर्जा सागर योद्धा था, और इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह नश्वर कोर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। हाँ, दीनदयाल ने सहजता से अपना सिर हिलाया और पार्थ को यान परिवार के आंतरिक स्थान में ले गया। यान परिवार के भव्य बैठक हॉल के भीतर। भाई पार्थ, कृपया यहीं चाय पीजिए, मैं मुखिया से मिलकर आ रहा हूं, दीनदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। पार्थ ने सलीके से बैठकर अपना पंखा हिलाया। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह चाय का स्वाद लेना चाहता था। उसके कुछ समय बाद दीनदयाल 6 आदमियों के साथ वापस आया। पार्थ ने अपनी दिव्य इंद्रिय से इन आदमियों को स्कैन किया और पाया कि वे सभी नश्वर कोर क्षेत्र के योद्धा थे। यान परिवार की ताकत वाकई बहुत मजबूत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे रेड सिटी के सबसे मजबूत परिवारों में से एक थे। जो आदमी दूसरों का नेतृत्व कर रहा था, वह 40 के दशक का लग रहा था। उसने सफेद कपड़े पहना हुआ था और उसका चेहरा तीखा था। उसकी भौहें तलवार की तरह आकार की थीं और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। वह स्वाभाविक गरिमा और शक्ति की छवि पेश करता था, जिससे उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति उसका सम्मान करता था। यह आदमी यान परिवार का मुखिया था। देवराज, जहां तक बाकी नश्वर कोर योद्धाओं की बात है, वे सभी परिवार के मुख्य सदस्य थे। यान परिवार के सभी नश्वर कोर योद्धा यहां थे, जो केवल यह दर्शाता था कि वे युवती से संबंधित मामलों को गंभीरता से ले रहे थे।
रेड सिटी के बड़े परिवारों में से एक के रूप में यान परिवार का एक शक्तिशाली सोर्स था। उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग थे और उनके पास बहुत सारे ऊर्जा सागर योद्धा भी थे। हालांकि क्योंकि अब आधी रात हो चुकी थी, यान परिवार बहुत शांत था। इसके अलावा यान परिवार का बैठक कक्ष ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई भी स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सके। जब देवराज आया तो उसने तुरंत पार्थ पर नजर डाली। जब उसे पता चला कि पार्थ एक सुंदर युवक था तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। छोटे भाई पार्थ, सबसे पहले मैं दीनदयाल को बचाने और शुद्ध यांग फल की रक्षा करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हम निश्चित रूप से आपको अच्छा इनाम देंगे, लेकिन क्या आप वास्तव में मेरी बेटी को ठीक कर सकते हैं? देवराज सीधे मुद्दे पर आ गया। उसने पार्थ के प्रति अपनी विनम्रता दिखाई। भले ही उसे यकीन नहीं था कि पार्थ वास्तव में उसकी बेटी को ठीक कर सकता है। दीनदयाल को बचाकर और वालिया परिवार के लोगों को मारकर ही उसे पार्थ के प्रति कुछ आभार दिखाना होगा। इसके अलावा वह वास्तव में इतनी शक्तिशाली ताकत वाले एक युवा व्यक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकते। बिल्कुल, पार्थ ने सहजता से कहा, आपके जैसे युवा के लिए गर्व करना अच्छा है। आपने दीनदयाल को बचाया है और हम आपको यान परिवार के दोस्त की तरह ही मानेंगे। लेकिन छोटे भाई, कृपया हमसे झूठ मत बोलिए। सोनाक्षी जिस बीमारी से पीड़ित है उसने कई ग्रैंड मास्टर्स को बेखबर बना दिया है, एक बूढ़े आदमी ने कहा। यह स्पष्ट था कि उसे विश्वास नहीं था कि पार्थ में युवती की बीमारी को ठीक करने की क्षमता हो सकती है। चूंकि आप में से कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं अब यहां से चला जाऊंगा। मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, पार्थ ने कहा, और फिर वह खड़ा होकर हॉल के निकास की ओर चलने लगा। यह देखकर कि वह बिना कुछ कहे ही जाने वाला था, वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। रुको छोटे भाई, देवराज ने तुरंत पार्थ को रोक दिया। बाकी लोगों ने भौहें सिकोड़ लीं। अगर कोई दूसरा युवक होता जो उनके सामने इतना असभ्य होने की हिम्मत करता तो वे उसे थप्पड़ मार देते, लेकिन इस युवक ने उनके यान परिवार की मदद की थी और उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वह दूसरे युवकों से अलग दिखता था। क्या आप कृपया हमें बता सकते हैं कि आप मेरी बेटी को कैसे ठीक करेंगे? देवराज ने पूछा। मुझे अपनी आंखों से उस युवती की बीमारी की जांच करनी है, लेकिन आपने युवती को यहां आने के लिए भी नहीं कहा, बल्कि मुझसे कहा कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं यहां से चला जाता हूं। पार्थ ने चुपचाप अपना गुस्सा व्यक्त किया और फिर बाहर की ओर चलने लगा। भाई पार्थ, कृपया गुस्सा मत होइए, दीनदयाल ने पार्थ को रोका। कृपया नाराज मत होइए भाई पार्थ। दीनदयाल, जाकर सोनाक्षी को ले आइए। देवराज ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया। यह पहली बार था जब उसने ऊर्जा सागर क्षेत्र में किसी युवा के सामने इतना आज्ञाकारी व्यवहार किया था। वह वास्तव में इस युवक की असलियत नहीं समझ पाया, इसलिए शायद उसके पास कुछ खास तरकीबें थीं। वह जोखिम उठाने और इस युवक को कोशिश करने देने के लिए तैयार था। कुछ ही देर बाद दीनदयाल फिर से वापस आया और उसके पीछे एक छोटी लड़की थी। जब पार्थ ने इस छोटी लड़की को देखा तो उसने भी जो कुछ भी देखा था उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। सुंदर, निर्विवाद रूप से सुंदर। युवा लड़की ने एक लंबी सफेद स्कर्ट पहनी हुई थी और उसकी कमर के चारों ओर एक बैंगनी रेशमी बेल्ट बंधी हुई थी। उसका शरीर बिल्कुल सुडौल था। उसके बाल रेशमी मुलायम थे जो उसके कंधों तक आ रहे थे। उसकी दो चमकदार आंखें और एकदम सफेद दांत थे। उसके होंठ एकदम सही थे और बिना किसी मेकअप के भी उसकी शक्ल में एक भी दोष नहीं था। लेकिन जो चीज उसे निर्विवाद रूप से सुंदर बनाती थी वह सिर्फ उसका रूप नहीं था। उसकी आंखें एकदम शुद्ध पानी की तरह साफ थीं। वह बिल्कुल एक साफ सफेद कागज की शीट की तरह थी, बिल्कुल बेदागा, दोष रहित, एक भी अशुद्ध के बिना। एक प्राकृतिक सौंदर्य जो सभी को पार करता है। पार्थ ने सभी प्रकार की सुंदर लड़कियों को देखा था और जब वह अपने चरम पर था तब भी सबसे खूबसूरत कुंवारी लड़कियां खुद को पार्थ पर फेंक देती थीं। लेकिन पार्थ ने केवल साधना पर ध्यान केंद्रित किया। वह महिलाओं द्वारा विचलित नहीं होना चाहता था। यही कारण था कि उसने उन कुंवारी संतों को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। लेकिन वह अपने सामने खड़ी इस 14 वर्षीय युवती से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पहली बार प्यार में पड़ रहा है। वास्तव में पार्थ ने इस दुनिया में जो कुछ भी था वह सब कुछ देखा और अनुभव किया था, लेकिन जब प्यार और रिश्तों की बात आई तो वह एक नौसिखिया से ज्यादा कुछ नहीं था। यह युवती यान परिवार की युवती सोनाक्षी थी। सोनाक्षी के जन्म से पहले मिस्टी रेन टॉवर का एक और नाम था। उसके जन्म के बाद ही इसका नाम बदलकर मिस्टी रेन टॉवर रखा गया। इससे कोई भी आसानी से बता सकता है कि देवराज वास्तव में अपनी बेटी से प्यार करता था। सोनाक्षी ने मुस्कुराते हुए पार्थ की ओर देखा और देखा। उसकी दृष्टि बहुत शुद्ध थी और उसकी मुस्कान बहुत साफ थी। वह स्वर्ग से आई एक परी की तरह लग रही थी। लेकिन सोनाक्षी का चेहरा पीला पड़ गया था और वह बीमार लग रही थी। लंबे समय से बीमार होने के बावजूद उसकी सुंदरता पर जरा भी असर नहीं पड़ा था। अरे बच्चे, तुम क्या देख रहे हो? यान परिवार के एक नश्वर कोर योद्धा ने पार्थ की ओर चिल्लाया। पार्थ की नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि उसका मन अस्थायी रूप से भटक गया था। क्या बकवास है? मेरा दिमाग कैसे भटक गया? यह साल का सबसे बड़ा मजाक है। मुझे मत बताओ कि यह प्यार की वजह से हुआ। पार्थ अवाक था। उसके जैसे व्यक्ति ने बहुत पहले ही मन भटकने की भावना को भुला दिया था, लेकिन उसने एक युवा महिला के कारण फिर से उस भावना का अनुभव किया था। यह उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत शर्म की बात थी। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अगर मैं उस युवती को नहीं देखूंगा तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि उसकी स्थिति क्या है? पार्थ ने उस नश्वर कोर योद्धा को देखा और अशिष्टता से जवाब दिया। बेशक वह भी अपनी शर्म को ढंकने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, बेहतर होगा कि तुम अपना इलाज करो। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। नश्वर कोर योद्धा बहुत क्रोधित था। उसकी स्थिति को देखते हुए किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी, खासकर कोई जो इतना छोटा था। पर्याप्त। देवराज ने सभी को शांत किया और सोनाक्षी के सामने आकर पूछा, सोनाक्षी, आज तुम्हें कैसा लग रहा है? पिताजी, मैं ठीक हूं, सोनाक्षी ने कहा। उसकी आवाज धुंधली बारिश की तरह थी, बहुत सुखदायक। देवराज, मैं तुम्हें भाई पार्थ से मिलवाता हूं। उन्होंने कहा है कि वे तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकते हैं। जिस तरह से देवराज ने अपनी बेटी को देखा वह दर्द और दुख से भरी हुई नजर थी। पिताजी, बस रहने दीजिए, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। सोनाक्षी ने अपना सिर हिलाई। पार्थ ने फिर से सोनाक्षी को देखा। चूंकि उपस्थित सभी लोग नश्वर कोर क्षेत्र पर थे, इसलिए उसने उसे स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग नहीं किया। उसकी दिव्य इंद्रिय अभी भी कमजोर थी और देवराज, जो एक पीक चरण के नश्वर कोर योद्धा थे, आसानी से पता लगा सकते थे कि क्या पार्थ ने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया था। लेकिन पार्थ के पास एक बाज जैसी दृष्टि थी। वह सोनाक्षी की ऊर्जा को देख सकता था और उसने सावधानी पूर्वक और अंततः अपने विचारों की पुष्टि की। मिस सोनाक्षी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी यह बीमारी आपको घेरती है, क्या आपको अपने शरीर के हर हिस्से पर बर्फीली ठंड महसूस होती है, जैसे कि आपके शरीर में ग्लेशियर बह रहे हों और आपके अंदरूनी अंगों को जमा रहे हों? पार्थ ने पूछा। सोनाक्षी ने अपनी सारी उम्मीद खो दी थी, लेकिन उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से पार्थ को देखा और उसके मीठे होंठ थोड़े खुले हुए थे। यह सही है। सोनाक्षी ने पार्थ की ओर हल्का सा झुककर प्रणाम किया। देवराज और बाकी आदमियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। सिर्फ एक नजर में यह युवक बता सकता था कि उसके लक्षण और दर्द क्या थे। पार्थ पहला व्यक्ति था जो ऐसा करने में सक्षम था और इसने उन्हें अपने सामने इस युवक को और अधिक गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित किया। मैं आपसे फिर से पूछता हूं, हर बार जब बीमारी आती है तो आपका शरीर कांपने लगता है और खून जम जाता है। आपको सांस लेने में कठिनाई होती है, जैसे कि आप मर चुके हैं। आप अपने शरीर के अंदर सांप जैसी किसी चीज के हिलने की अजीब दर्दनाक सनसनी के अलावा कुछ भी महसूस नहीं कर सकती हैं और यह दर्द बहुत तीव्र होता है। पार्थ ने फिर कहा, यह सही है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करती हूं। सोनाक्षी और भी अधिक आश्चर्यचकित थी। वह खुद भी उस एहसास का वर्णन नहीं कर सकती थी और वह हर बार दर्द के कारण बेहोश हो जाती थी।
लेकिन एक बात के बारे में वह निश्चित थी कि वास्तव में उसके शरीर के अंदर सांपों की तरह कुछ चल रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शरीर में कुछ अलग चीज घुस गई है और उसे नष्ट करना शुरू कर दिया है। जब आप 7 साल के हुए तो बीमारी ने आपको जकड़ लिया और यह हर साल वापस आता रहा। हर बार आपके शरीर में ठंड की तीव्रता बढ़ती गई, और अगर मैं सही हूं तो पिछली बार जब यह लगी थी तो ठंड एक ठंडी बर्फ की धार की तरह थी जो आपके शरीर को अंदर से चीरती हुई सब कुछ नष्ट कर रही थी। पार्थ ने फिर कहा। हर कोई उत्साह से सुन रहा था। पार्थ को देखने का उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया था। भाई, पार्थ ने जो कहा वह पूरी तरह से सही है। पिछली बार जब बीमारी ने सोनाक्षी को आया था तो उसके शरीर से कड़ाके की ठंड निकल गई थी और हम उसके करीब भी नहीं जा सकते थे। यह एक ठंडी बर्फ की धार की तरह था जिसने कमरे में मौजूद हर चीज को नष्ट कर दिया था, लगभग उसके घर को नष्ट कर दिया था। देवराज ने अत्यंत उत्साह के साथ कहा, मानो उसे अंततः आशा दिख गई हो। पास में खड़े दीनदयाल की आंखें चमक उठीं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पार्थ इतना ज्ञानी होगा। अगर पार्थ वास्तव में सोनाक्षी की बीमारी का इलाज कर सकता है तो उसे यहां लाने के लिए उसे निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। यंग मास्टर, क्या मेरी यह बीमारी ठीक हो सकती है? सोनाक्षी की अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे उसने पहली बार प्रकाश देखा हो। क्या इसका इलाज संभव है? पार्थ ने ठहाके लगाते हुए हंसना शुरू कर दिया। वह 9 यिन मेरिडियन और प्राचीन काल से विरासत में मिली 9 यिन शरीर के साथ पैदा हुई थी। इस तरह का शरीर इतना दुर्लभ था कि यह हर 10,000 साल में एक बार भी दिखाई नहीं देता था और ये बेवकूफ इससे छुटकारा पाना चाहते थे। पार्थ को उन्हें डांटने का मन हुआ। क्या मैं आपकी नब्ज चेक कर सकता हूं, युवा महिला? पार्थ ने पूछा। हाँ, जल्दी से बैठ जाओ सोनाक्षी। भाई, पार्थ को अपनी नब्ज चेक करने दो, देवराज ने जल्दी से कहा। यह उसकी एकमात्र आशा थी और वह इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। ठीक है। सोनाक्षी ने अपना सिर हिलाई और फिर धीरे से चलकर एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपना हाथ पार्थ को सौंप दिया। पार्थ सोनाक्षी के सामने बैठा था। उसने सोनाक्षी की बांह पर 2 उंगलियां रखीं। उसकी बांह बहुत ठंडी थी लेकिन त्वचा रेशमी, नरम और कोमल थी। पार्थ हालांकि अपने दिमाग को दूसरी बार भटकने की अनुमति नहीं देगा। पार्थ की मानसिक ऊर्जा तुरंत ऊर्जा की एक धारा में बदल गई जो सीधे उसकी उंगलियों से सोनाक्षी के शरीर में प्रवेश कर गई। उसने तुरंत पाया कि अभी उसके शरीर के भीतर 8 यिन मेरिडियन थे। उनमें से हर एक उसके शरीर के भीतर एक पुल की तरह था, लेकिन ये 8 यिन मेरिडियन पूरी तरह से तापीय ऊर्जा से ढके हुए थे, जिससे यह संभव हो गया कि आम लोग उन्हें खोज नहीं सकते। सोनाक्षी के शरीर के हर हिस्से की जांच करने के बाद पार्थ की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। धमाका! पार्थ ने मेज पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे ठोस लकड़ी की मेज कई टुकड़ों में टूट गई। बिल्कुल शर्मनाक! आप सभी बिल्कुल शर्मनाक हैं, पार्थ ने क्रोधित भाव से कहा। पार्थ द्वारा डांटे जाने के कारण देवराज और बाकी लोग नाराज नहीं थे। उन्होंने क्रोधित पार्थ को उत्सुकता से देखा, जिसमें सोनाक्षी भी शामिल थी। कोई नहीं जानता था कि वह इतना क्रोधित क्यों था। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आपने उसे अग्नि ड्रैगन फल क्यों खाने दिया? पार्थ ने गुस्से से पूछा। यह सही है, पिछली बार जब बीमारी आई थी तो लक्षण बहुत गंभीर थे। हम उसके शरीर में ठंड को दबाने के लिए केवल अग्नि ड्रैगन फल का उपयोग कर सकते थे, देवराज ने कहा। सभी ने अपने दिलों में पार्थ के स्तर को और ऊंचे स्तर पर उठा लिया। उसकी नब्ज जांच कर ही वह यह बताने में सक्षम था कि सोनाक्षी ने अग्नि ड्रैगन फल खाई थी। इसलिए आप लोग उसे फिर से अग्नि ड्रैगन फल खिलाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि यह उसके शरीर में ठंड को दबाने में मदद कर सके। पार्थ बहुत क्रोधित था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह मूर्खों के समूह से बात कर रहा है और अपना समय और ज्ञान बर्बाद कर रहा है। यह सही है, देवराज ने ईमानदारी से जवाब दिया। वास्तव में उसने सोनाक्षी के शरीर में ठंड को दबाने के लिए अग्नि ड्रैगन फल का उपयोग करने की योजना बनाई थी। बेवकूफ! यह अक्षम्य रूप से बेवकूफी है। मुझे आप सभी को ईमानदारी से बताना होगा, अगर सोनाक्षी मरती है तो यह आपकी वजह से होगा। न केवल आप सभी ने उसकी मौत का कारण बना, बल्कि आपने एक अद्वितीय प्रतिभा के जन्म में भी देरी की।
मैं उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। आप लोग किसी और को काम पर रख सकते हैं। मैं अब जा रहा हूं। पार्थ अब सचमुच क्रोधित था। भाई पार्थ, भाई पार्थ! देवराज घबरा गया और पार्थ को जाने से रोकने के लिए जल्दी से आया। बाकी लोगों को लगा कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए जब उन्हें पार्थ ने डांटा तब भी उन्हें उस पर गुस्सा नहीं आया। भाई पार्थ, इसमें क्या गलत है? हमने सोनाक्षी की ठंड को कम करने के लिए अग्नि ड्रैगन फल और शुद्ध यांग फ्रिट्स का इस्तेमाल किया। इसमें क्या गलत है? यह एक ऐसा समाधान है जो कई ग्रैंड मास्टर्स के पास है। एक मध्यम श्रेणी के नश्वर कोर वृद्ध व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा। यह एक बकवास समाधान है। मैं आपको कुछ बता दूं, सोनाक्षी 9 yin मेरिडियन के साथ पैदा हुई थी, जो एक दुर्लभ स्थिति है जो हर 10,000 साल में एक बार मुश्किल से देखी जाती है। उसके पास एक अद्वितीय प्रतिभा होने की क्षमता थी। वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। पार्थ ने अपना उग्र गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा। क्या? 9 yin मेरिडियन? सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पहले कभी 9 yin मेरिडियन का नाम नहीं सुना था। अगर इस तरह की दुर्लभ शारीरिक स्थिति किसी आदमी में दिखाई देती है तो वह बर्बाद हो जाता है, लेकिन अगर यह किसी महिला में दिखाई देती है तो यह एक दुर्लभ स्थिति होगी। सभी महिलाएं इन विशेषताओं के साथ पैदा होती हैं। आपकी बेटी का शरीर हर साल एक मेरिडियन का निर्माण करेगा और वे उसके पूरे शरीर में दौड़ेंगे, लेकिन हर बार जब यह एक मेरिडियन का निर्माण करता है तो उसके पूरे शरीर को गंभीर दर्द होता है। तथाकथित बीमारी वास्तव में सिर्फ मेरिडियन का निर्माण है। वर्तमान में उसके शरीर ने 8 yin मेरिडियन का निर्माण किया है और जब 9वीं yin मेरिडियन दिखाई देती है तो महान क्षमताओं वाली एक मजबूत और शक्तिशाली प्रतिभा पैदा होगी। लेकिन आपने उसके yin मेरिडियन के निर्माण को दबाने के लिए उन शुद्ध यांग सामग्रियों का उपयोग करना जारी रखा है। यदि आपने केवल इतना ही किया होता तो भी मेरे पास उसे बचाने का एक तरीका होता, लेकिन आपने उसे सबसे शुद्ध यांग फल अग्नि ड्रैगन फल खाने दिया। इसने 9वीं yin मेरिडियन के निर्माण की सभी आशाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब कोई देवता भी उसे नहीं बचा सकता। वह कभी भी जीवित नहीं रह पाएगी। 15 अगर तुम लोग उसे अग्नि ड्रैगन फल खिलाते रहोगे तो इससे उसकी मौत और भी तेज हो जाएगी। पार्थ ने विस्तार से समझाया। उसे लगा कि उसे इन मूर्खों के समूह को बताना चाहिए कि उनकी गलती कितनी गंभीर थी। धमाका! पार्थ ने जो कहा था उससे देवराज स्तब्ध रह गया था। उसके चेहरे का भाव पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तो उसकी बेटी बीमार नहीं थी, और अगर वह yin मेरिडियन के निर्माण को रोकने की इतनी कोशिश नहीं करता तो उसकी बेटी अब तक सदी की एक अद्वितीय प्रतिभा होती। यह सब उसकी अपनी गलती के कारण था। उसने अपनी प्यारी बेटी को अपने ही हाथों से नष्ट कर दिया था। तुम सब बूढ़े मूर्ख हो। यह बात मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। मैं अब जा रहा हूं। मुझे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। पार्थ ने बैठक हॉल से बाहर निकलने से पहले कहा। भाई पार्थ, कृपया मत जाइए भाई पार्थ। कुछ नश्वर कोर योद्धाओं ने पार्थ का जल्दी से पीछा किया। उन्हें पार्थ की डांट की परवाह नहीं थी। यह युवक युवती के बचने की उम्मीद था। भाई पार्थ, चूंकि आप 9 yin मेरिडियन को पहचान सकते हैं, मुझे यकीन है कि मेरी बेटी को बचाने का कोई रास्ता होना चाहिए। मैं आपसे अपनी बेटी को बचाने की भीख मांग रहा हूं। जब तक आप उसे बचा सकते हैं, चाहे आप जो भी चाहें, मैं आपको दे दूंगा। देवराज पार्थ के सामने आया और विनती करते हुए पूछा। पार्थ मन ही मन मुस्कुराया। वह जिसका इंतजार कर रहा था वह देवराज से एक वादा था। सोनाक्षी की हालत को उसके अलावा किसी और के द्वारा हल नहीं किया जा सकता था, जो कभी दुनिया का सबसे महान संत था। उसके लिए उसकी मदद करना आसान था। हर कोई चुप था, पार्थ को प्रत्याशा के साथ देख रहा था। सभी नश्वर कोर योद्धा थे और उनका एक ही निर्णय रेड सिटी को हिला सकता था। लेकिन अब वे सभी अपनी उम्मीदें एक ऐसे युवक पर लगा चुके थे जो मुश्किल से 15 साल का था। वे पहले की तरह अभिमानी और प्रतिष्ठित नहीं थे। वे यान परिवार के कुछ बूढ़े लोग थे जिन्होंने देखा था कि सोनाक्षी कैसे बड़ी हुई थी। वह प्यारी, चतुर और एक परी की तरह सुंदर थी। वह देवताओं द्वारा भेजी गई परी थी। यान परिवार में बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सभी उसे एक अनमोल राजकुमारी मानते थे, और अगर वह मर जाती तो हर कोई गहरे दुख में होता।
जब उन्हें वास्तव में पता चला कि सोनाक्षी के पास वास्तव में 9 यिन शरीर था, तो उनमें से हर एक को बहुत पछतावा होने लगा। पार्थ ने जो कुछ उन्हें बताया था वह अभी भी उनके दिमाग में गूंज रहा था। वे मूर्ख थे। यदि सोनाक्षी मर गया तो यह उनकी गलती होगी। अपनी अनमोल राजकुमारी को अपने हाथों से नष्ट करना, एक अद्वितीय प्रतिभा को नष्ट करना जो हर 10,000 साल में एक बार ही दिखाई देती है। अगर सोनाक्षी के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो कोई भी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। हर कोई अपना बाकी जीवन पछतावे में जिएगा। इस तरह का अंत वे नहीं देखना चाहते थे और उनके सामने खड़ा युवक ही उनकी एकमात्र आशा थी। देवराज की अभिव्यक्ति मूलतः एक भिखारी की थी। उसे डर था कि पार्थ उसे अस्वीकार कर देगा, क्योंकि अब तक पार्थ के अलावा कोई भी सोनाक्षी को नहीं बचा सकता था। सांस। हॉल में एक हल्की आह गूंजी। सोनाक्षी धीरे से अपनी सीट से उठी और हॉल में छोटे कदमों से चलने लगी, जब तक कि वह पार्थ के पास तक नहीं पहुंच गई। यंग मास्टर, अब मुझे अपनी बीमारी की असली जड़ पता चल गई है। मुझे और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोनाक्षी और पार्थ पहले कभी नहीं मिले हैं, इसलिए यंग मास्टर को मेरी बीमारी के बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सोनाक्षी ने हल्के से कहा। उसका चेहरा किसी ऐसे व्यक्ति के चेहरे जैसा लग रहा था जो मरने वाला था और अपनी अंतिम इच्छा बता रहा था। वह बहुत ही सहज लहजे में बोल रही थी, लेकिन पार्थ उसकी आंखों में अकेलापन साफ देख सकता था। शायद सोनाक्षी वास्तव में मरने से नहीं डरती थी। वह इन सभी वर्षों में अपने शरीर में ठंड से पीड़ित थी और वह उस दिन के लिए अच्छी तरह से तैयार थी जब उसे अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मौत से न डरने का मतलब यह नहीं था कि वह मरना चाहती थी। कोई भी मरना नहीं चाहेगा, खासकर वे जो अभी भी युवा हैं। लेकिन सोनाक्षी के साथ जो हुआ उससे उसे केवल असहायता की भावना ही हुई। सोनाक्षी ने अपने पिता को दोष नहीं दिया और वह कभी भी बड़ों को दोष नहीं देगी। वह समझती थी कि वे सभी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, भले ही अंतिम परिणाम यह था कि उन्होंने उसके शरीर में 9वें यिन मेरिडियन के निर्माण को रोक दिया था। यंग मास्टर, चाहे कुछ भी हो, सोनाक्षी आपको इन सब के लिए धन्यवाद देना चाहती है। सोनाक्षी ने अपना सिर उठाई और अपनी खूबसूरत आंखों से पार्थ को देखा। उसकी आंखों में एक झलक देखने पर किसी का भी दिल दर्द से धड़कने लगेगा। यह निराशा, संघर्ष और अनिच्छा की झलक थी। उसने जो नजर डाली वह पार्थ के दिल में सुई चुभने जैसी थी, जिससे उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। मुझे उसे बचाना होगा, मुझे उसे बचाना होगा। ठीक इसी क्षण पार्थ ने एक दृढ़ निर्णय लिया। यह निर्णय इतना दृढ़ था कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, पार्थ ने सहजता से कहा। शब्द एक गर्म धारा की तरह बन गया था जो सीधे सोनाक्षी के दिल में चली गई, जिससे उसका कमजोर शरीर कांपने लगा। भाई पार्थ, क्या आपके पास वाकई सोनाक्षी को बचाने का रास्ता है? यह बहुत बढ़िया है, यह सचमुच बहुत बढ़िया है। देवराज इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुम लोग उसे शुद्ध यांग फल खिलाते रहे तो भले ही मेरे पास असीमित ज्ञान हो, फिर भी मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। पार्थ ने उन पर चिल्लाते हुए बैठक हॉल में वापस चला गया। पार्थ ने जो कहा उसे सुनकर देवराज सहित उनमें से हर एक को ठंडा पसीना आ गया और वे भाग्यशाली महसूस करने लगे कि पार्थ यहां था। उसके बिना वे सोनाक्षी के शरीर के पीछे का असली कारण नहीं जान पाते और उन्होंने निश्चित रूप से उसे तुरंत शुद्ध यांग फल का सेवन कराया होता। देवराज ने दीनदयाल के कंधे को थपथपाया और कहा, दीनदयाल, तुमने इस बार कुछ महान काम किया है, कुछ सचमुच महान। दीनदयाल को अचानक ऐसा लगा जैसे उसे खुशी का एहसास हुआ हो। यह इतना अचानक था कि वह इसे स्वीकार ही नहीं कर सका। यह सब पार्थ की वजह से था। किसने कभी सोचा होगा कि केवल भाड़े के सैनिकों के चौक से एक युवक को काम पर रखने से वह एक रत्न प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। अभी दीनदयाल को पार्थ के प्रति अंतहीन कृतज्ञता महसूस हो रही थी। अगर पार्थ नहीं होता तो न केवल सोनाक्षी की मृत्यु तय थी, बल्कि वह अब तक पर्वत श्रृंखला में मर चुका होता। यंग मास्टर, क्या आपके पास सचमुच मुझे बचाने का कोई रास्ता है? सोनाक्षी ने अपनी खूबसूरत बड़ी आंखों से पार्थ को देखी, जो अब इच्छा से भर गई थी। बेशक, न केवल मैं तुम्हें ठीक करने जा रहा हूं,
मैं तुम्हें अंतिम मेरिडियन का सफलतापूर्वक निर्माण करने में भी मदद करूंगा ताकि तुम एक अद्वितीय प्रतिभा बन सको। नौयन शरीर अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है और यह केवल अफसोस की बात होगी यदि हम इसे बर्बाद होने दें, पार्थ ने चिढ़ाते हुए कहा। भाई पार्थ, आप सोनाक्षी को कैसे बचाएंगे? देवराज ने अधीरता से पूछा। सोनाक्षी को पूरी तरह से ठीक करने का केवल एक ही तरीका है और वह है उसके शरीर में बचे हुए सभी अग्नि ड्रैगन फल से छुटकारा पाना। मुझे उसके शरीर में मौजूद सभी शुद्ध यांग पदार्थों को भी साफ करना होगा जो आप उसे इतने सालों से खिला रहे हैं। फिर हम 9वीं मेरिडियन को अपने आप विकसित होने देंगे, पार्थ ने आगे कहा। लेकिन वे शुद्ध यांग पदार्थ युवती के शरीर में गहराई से जड़ें जमा चुके हैं और मेरे लिए उनसे पूरी तरह से छुटकारा पाना बेहद मुश्किल होगा, खासकर अग्नि ड्रैगन फल के अवशेषों से। युवती का शरीर अभी अविश्वसनीय रूप से कमजोर है, इसलिए अगर मैं इसे बलपूर्वक साफ करने की कोशिश करता हूं तो यिन और यांग टकराएंगे और मुझे डर है कि उसका शरीर तुरंत फट जाएगा। पार्थ ने जो कहा उससे देवराज को और भी अधिक अफसोस हुआ। वह चिंता करना बंद नहीं कर सका और फिर से पूछा, भाई पार्थ, मुझे विश्वास है कि आपके पास इससे निपटने का एक तरीका है। हाँ, मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन पहले मुझे कुछ चाहिए होगा, पार्थ ने कहा। भाई पार्थ को जो भी चाहिए बस हमें बताएं। जब तक यह कुछ अत्यंत दुर्लभ कीमती वस्तु नहीं है, मिस्टी रेन टॉवर आपके लिए उन्हें लाने में सक्षम होगा, देवराज ने जल्दी से कहा। मैं आप सभी से यह बात छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरी आत्मा घायल हो गई है। युवती को बचाने के लिए मुझे पहले अपनी आत्मा को ठीक करना होगा, अगर नहीं तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा, पार्थ ने ईमानदारी से कहा। दीनदयाल, तुरंत मिस्टी रेन टॉवर पर जाओ, हर एक गोली और औषधि ढूंढो जो किसी व्यक्ति की आत्मा को ठीक कर सकती है, फिर उन्हें यहां ले आओ, देवराज ने पलटकर दीनदयाल से कहा। हालांकि पार्थ ने सोनाक्षी को ठीक करने से पहले अपने लिए कुछ मांगा था, लेकिन देवराज सहित यहां मौजूद सभी लोगों को इस बारे में कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें डर नहीं था कि पार्थ सामान लेने के बाद भाग जाएगा। उनकी सहज बुद्धि ने उन्हें बताया कि पार्थ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा पार्थ ही एकमात्र व्यक्ति था जो उन्हें सोनाक्षी की वास्तविक स्थिति बता सकता था। अन्य कोई भी ग्रैंड मास्टर ऐसा करने में सक्षम नहीं था। अब सोनाक्षी का जीवन पार्थ के हाथों में था। यही कारण है कि चाहे वह कोई भी अनुरोध करे, वे उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। दीनदयाल पीछे मुड़कर जाने ही वाला था, लेकिन एक नश्वर कोर योद्धा ने उसे रोक दिया। जो आदमी बोल रहा था वह शानदार कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी था। वह मिस्टी रेन टॉवर का वरिष्ठ बुजुर्ग धनपति था। वह एक मध्य चरण का नश्वर कोर योद्धा था और यान परिवार में उसका स्थान देवराज के बाद दूसरे स्थान पर था। मिस्टी रेन टॉवर का नियंत्रण और प्रबंधन उनके द्वारा किया जाता था। मुखिया, क्या आपको याद है कि 3 दिनों में मिस्टी रेन टॉवर में एक भव्य नीलामी होगी? धनपति ने पूछा। हाँ, मुझे पता है, देवराज ने उत्तर दिया। नीलामी के ग्रैंड फिनाले में आइटम एक निम्न श्रेणी की पृथ्वी रैंक आत्मा शोधन गोली है। ये गोली ऊर्जा प्रांत के आंतरिक भागों से आई थी और इसे एक महान अल्केमिस्ट द्वारा बनाया गया था। यह 100% प्रभावशीलता वाली गोली भी है, धनपति ने कहा। यह सुनकर पार्थ की आंखें चमक उठीं। एक निम्न श्रेणी की पृथ्वी रैंक आत्मा शोधन गोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। पार्थ ने अपने दिल में अत्यधिक खुशी महसूस की। उसकी आत्मा को बहुत नुकसान पहुंचा था और अगर वह एक साधारण गोली या दुर्लभ वस्तुओं का उपयोग करता तो उसे ठीक करना मुश्किल होता। हालांकि यह आत्मा शोधन गोली एक गोली थी जो विशेष रूप से आत्मा को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यह 49 जड़ी बूटियों से बनी एक गोली थी जो सभी आत्मा को पोषण दे सकती थी। अगर पार्थ को यह गोली मिल जाए और वह इसका सेवन कर ले तो यह न केवल उसकी आत्मा को पूरी तरह से ठीक कर देगी बल्कि इसे मजबूत भी करेगी। एक बार आत्मा मजबूत हो जाने पर यह उसकी साधना में भी मदद करेगी। वह अल्केमिस्ट जो 100% प्रभावशीलता वाली गोली बना सकता है, उसे कम से कम अंतिम स्तर का पृथ्वी स्तर का अल्केमिस्ट होना चाहिए। मिस्टी रेन टॉवर द्वारा इस तरह की कीमती गोली प्राप्त करने में सक्षम होना वास्तव में पार्थ को आश्चर्यचकित कर गया। अंकल धनपति,
कृपया भाई पार्थ के लिए आत्मा शोधन की गोली ले आइए, देवराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। लेकिन धनपति हिचकिचाया और बाकी लोगों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। एक गोली जो आत्मा को ठीक कर सकती है और उसे मजबूत कर सकती है, वह बहुत पैसे की थी, और यह 100% प्रभावशीलता वाली आत्मा शोधन गोली भी एक पृथ्वी रैंक की गोली थी। इसका मूल्य अथाह था। यदि इसे नीलामी में बेचा जाता तो इसकी कीमत कम से कम 1 लाख सोने के सिक्के होती। यदि यह एक कीमती गोली नहीं होती तो मिस्टी रेन टॉवर निश्चित रूप से अपने महान फिनाले के लिए इस आइटम को नहीं बेचता। अगर मुझे यह आत्मा शोधन गोली मिल जाए तो मैं युवती को अधिकतम 3 दिनों में ठीक कर सकूंगा, पार्थ ने उदासीनता से कहा। अंकल धनपति, बस जाइए, आत्मा शोधन गोली यहां ले आइए, सोनाक्षी का जीवन अमूल्य है, देवराज ने कहा। मुखिया, इस आत्मा शोधन गोली की कीमत वास्तव में बहुत अधिक है। क्या आपको डर नहीं है कि यह बच्चा गोली प्राप्त करने के बाद भी युवती को ठीक करने में असमर्थ होगा? धनपति ने अपनी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से देवराज से फुसफुसाकर कहा। मुझे नहीं लगता कि पार्थ ऐसा कोई व्यक्ति है। इसके अलावा केवल वह ही सोनाक्षी को बचाने में सक्षम है। अब और मत बोलिए, बस जाइए और इसे ले आइए, देवराज ने कहा। इसे लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा को शुद्ध करने वाली गोली अभी मेरे पास है। धनपति ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सफेद जेड बॉक्स निकाला। इस सफेद जेड बॉक्स के पारदर्शी कवर के माध्यम से एक अंगूठे के आकार की गोली स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। हालांकि वह अभी भी डिब्बे में थी, पार्थ अभी भी गोली से आने वाली प्रबल ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसकी आत्मा धड़कना बंद नहीं कर पा रही थी। धनपति ने जेड बॉक्स को देखा और हालांकि वह अनिच्छुक था, फिर भी उसने इसे पार्थ को सौंप दिया। मेरे लिए एक कमरा तैयार करिए, किसी को भी मुझे परेशान करने की अनुमति नहीं है। एक बार जब मेरी आत्मा को हुई क्षति ठीक हो जाएगी तो मैं तुरंत युवती की मदद करूंगा। इसके अलावा सफाई की गोली के लिए जड़ी बूटियों का एक हिस्सा तैयार करें। मुझे युवती की मदद करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी, पार्थ ने कहा। भाई पार्थ, हमारे पास मिस्टी रेन टॉवर में एक क्लीन पिल है, हम इसे तुरंत ले सकते हैं, देवराज ने कहा। क्या यह 100% प्रभावशीलता वाली सफाई की गोली है? पार्थ ने देवराज को देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मिस्टी रेन टॉवर अल्केमिस्ट केवल 100% प्रभावशीलता के साथ पुनर्स्थापना गोलियां बना सकते हैं, लेकिन वे 100% प्रभावशीलता के साथ सफाई की गोलियां नहीं बना सकते हैं, देवराज ने उत्तर दिया। फिर बस आवश्यक जड़ी बूटियां तैयार करें। सफाई की गोली युवा महिला के खाने के लिए है और वह अपने शरीर में और अधिक अशुद्धियां बर्दाश्त नहीं कर सकती, पार्थ ने कहा। मुझे मत बताओ कि भाई पार्थ भी एक अल्केमिस्ट है। क्या आप 100% प्रभावशीलता के साथ एक सफाई की गोली बनाने में सक्षम हैं? धनपति ने पूछा। पार्थ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसके शरीर से आत्मा ऊर्जा निकल गई। उसने अपनी हथेली पलटी और ऊपर एक लाल ज्वाला